Today's topic of principles of management is centralization and decentralization. First of all, understand the meaning of centralization and meaning of decentralization, right? Centralization, that means decision making at one place. I have written already decision making at one place. See this. Okay, decision making कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है. मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. दैट मीन्स in case of a small, basically in case of a small organization, big organization, a small organization में या मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन में पावर टेकिंग कैपेसिटी या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कुछ लोग या 1 और 2 पर्सन ही अपने पास रखते हैं. वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. और जहां पर पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथोरिटी, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. इसको हम लोग अगर कंट्री लेवल पर समझे, जैसे कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होता है जहां पर पावर को डेलीगेट किया जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एटसेट्रा. ठीक वैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर को डेलीगेट किया जाता है. कुछ इंपॉर्टेंट या की फैक्टर से रिलेटेड या मैटर इश्यूज से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पावर सेंट्रल या टॉप लेवल मैनेजमेंट रखते हैं, एंड मेनी मोर असाइन कर दिया जाता है मिडिल या सुपरवाइजरी लेवल पर. यानी पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है, डिस्पर्स कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है. तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन. ठीक है, जैसे कोई कंट्री है डेमोक्रेटिक, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. कोई होता है जैसे रसिया एंड चाइना, जहां पर राजशाही होता है. जैसे कुछ समय पहले तक नेपाल में था कि वहां पर जो किंग होते हैं वही सारा डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखते हैं. पूरे कंट्री को होल एंड सोल पावर वन हैंड में होता है या फ्यू हैंड्स में, जैसे साउथ कोरिया. ठीक है, किम जोंग उन, ये एग्जांपल है सेंट्रलाइजेशन का, जहां पर उस कंट्री के सभी पावर्स, मैक्सिमम पावर्स वो अपने हैंड्स में रखता है. दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स concentration of power or authority in few hands at top level only. ठीक है, जैसे वन मैन स्कूल, वन मैन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो कोई वन पर्सन स्टार्ट करते हैं और सारा डिसीजन मेकिंग पावर अपने हैंड्स में रखते हैं. दैट इज एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज. वैसे ही बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहां पर इंप्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैक्सिमम डिसीजन सिंगल पर्सन या मोर देन 1 पर्सन, 2, 3, 4 का ग्रुप होता है, या उसके फैमिली मेंबर्स ही सारे बड़े पोस्ट अपने हैंड्स में रखे रहते हैं, वो डिसीजन लेते हैं. वो सेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया. डिसेंट्रलाइजेशन जहां पावर को डिस्पर्स कर देते हैं, बांट दिए जाते हैं. ठीक है, ईच एंड एवरी लेवल पर, जैसे प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजर एटसेट्रा. इस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. तो हम लोग कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी. थर्ड वन इज, ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज वे में फंक्शन परफॉर्म करेगा या डिसेंट्रलाइज वे में फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर स्मॉल इन साइज है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले की जो
प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम अडॉप्ट करता है, यानी पावर्स अपने हैंड्स में रखता, होल्ड करके रखता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स। और जो ऑर्गेनाइज्ड है, लार्ज इन साइज है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सेट्रा, वे पावर्स को डिस्पर्स करते हैं, क्योंकि उतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को वन मैन और कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कुछ सिलेक्टेड पावर्स अपने हैंड्स में रखते हैं, बाकी को डिस्पर्स कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या ऑथराइज अथॉरिटी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, कई जगह पर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कुछ सर्टेन या लिमिटेड वर्क से रिलेटेड डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हैंड्स में रखता है, और बाकी के लिए यानी रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज या वर्क के लिए डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कुछ पार्ट को सेंट्रलाइज रखता है, कुछ पार्ट को डिसेंट्रलाइज रखता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दे, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस सेक्टर, न्यूक्लियर के लिए वो पावर अपने हाथ में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हैंड्स में रखता है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कोई डिस्कशन नहीं करते, वो सारा डिसीजन खुद करता है। दैट मीन्स इन सम सिलेक्टेड एरियाज दे आर कीपिंग देयर और होल्ड decision making power at top level only, and for rest of this they can disperse or distribute, that is a part of decentralization। तो किस लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन और किस पर डिसेंट्रलाइजेशन है, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पर, उसके नेचर एंड साइज पर। ठीक है। तो आज के डेट में ज्यादातर कंपनीज या फर्म ऑर्गेनाइजेशन बोथ, यानी दोनों का मिक्सअप होता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आइए benefits of centralization and decentralization। Benefits of centralization as well as decentralization is fast decision making, a strict control over by top level management। डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, यानी वैसे सभी एक्टिविटीज जो डिसीजन मेकिंग से होता है, क्विकली डिसीजन लेना है, वहां पर सेंट्रलाइज वे में तरीका ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए, सेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। डिसेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स, दैट मीन्स मैक्सिमम अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हाथ में रखता है इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और सिस्टमेटिकली डिवाइड कर दिया जाता है एवरी लेवल पर, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके का मेथड एडॉप्ट किया जाता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये आज के डेट में ये दोनों तरीके ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है एडॉप्ट करते हैं, और जो स्मॉल इन साइज है वो सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन। स्केलर चेन, चेन देखिए, स्केलर चेन क्या होता है? तो स्केलर चेन हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ये शो करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में
जो कम्युनिकेशन किया जाता है इसको बोलते हैं चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट मीन्स अ स्केलर चेन, लाइन ऑफ ऑथोरिटी, अ चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक को शो करता है या बताता है। यानी फायोल्स साहब ने ये बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, हु कम्युनिकेट टू हुम, दैट मीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होता है। जो सुपीरियर है यानी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम फ्लो होगा। ठीक है, एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन या मैसेज को पास करने का एक तरीका डेवलप करना, जिससे मैसेज कब किसके थ्रू पास किया गया, डिलीवर किया गया, वो इजी वे में पता चल सके, फाइंड आउट किया जा सके। यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इजिली कैन बी इजिली फाइंड इन केस ऑफ वेयर अ स्केलर चेन इज फॉलोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया जिसमें ये सभी इंप्लॉइज हैं टॉप टू बॉटम। देखिए, ई वांट टू कॉन्टेक्ट टू ओ, अगर यूं कहें कि ये एक इंप्लॉई है, ये एक जी इंप्लॉई है, ये अगर जी से कांटेक्ट करना चाहता है तो इसे सिस्टमेटिक वे में पहले बी से कांटेक्ट करना होगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, देन जी से वो कांटेक्ट कर सकता है। तो सीधे तौर पर जो बीच के पर्सन है बी, सी, डी, ई और एफ को स्किप नहीं कर सकता, उसे वही सिस्टमेटिक वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होंगे या देने होंगे। जैसे एक स्कूल में स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन देना है तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव टू गो थ्रू आइदर सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर, देन देयर एप्लीकेशन रीच्ड एट प्रिंसिपल डेस्क। यानी अगर किसी स्टूडेंट को एप्लीकेशन देना है तो एप्लीकेशन में प्रिंसिपल्स का ही नाम होता है, लेकिन वो डायरेक्ट प्रिंसिपल चैम्बर में जाकर नहीं दे सकता, उसे अपने सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर से ऑथराइज कराना होगा। वो अगर लिखेंगे तब जाकर के वो प्रिंसिपल तक जाएगा, डायरेक्ट कोई स्टूडेंट वहां तक नहीं जा सकता। ये एक सिस्टम बना कम्युनिकेशन जिससे इंफॉर्मेशन फिल्टर होता है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया चेन ऑफ कमांड, जिसमें लाइन ऑफ ऑथोरिटी, जिसको हम लोग कह सकते हैं चेन ऑफ ऑथोरिटी, यानी कम्युनिकेशन का एक सीक्वेंस बना रहता है। Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. Every information must pass through every key of this chain. No skipping of any one key should be followed. यानी ये जो बना हुआ है, आप अपने बुक में देखोगे भी फिगर बना हुआ है कि अगर ई को ओ से, एफ को पी से, डी को एन से अगर कांटेक्ट करने हैं, कम्युनिकेट करना है, तो वो गो थ्रू एफ ई डी बी ए देन एल एम एन ओ पी तक जाएगा। ठीक है, इसी सिस्टम को कहते हैं स्केलर चेन, राइट। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल, इफ ई वांट टू कॉन्टेक्ट ओ देन he has to move through E, D, C, B, A, L, M, N and then O। ठीक है, यानी ई और ओ के बीच में जितने भी इंप्लॉइज हैं, चाहे उसका लेवल कोई भी हो, आपको उसके थ्रू ही जाना होगा। आप डायरेक्ट ओ को कांटेक्ट या इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर कभी इमरजेंसी हो, अर्जेंट हो, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, वैसे केस में इतने सारे लोगों को के थ्रू इंफॉर्मेशन पास करने में तो काफी डिले होगा, टाइम टेकन होगा, राइट, सही है। तो इन्होंने एक इसका ऑप्शन भी दिया। ठीक है, इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया, दैट इज कॉल्ड गैंग प्लान। ठीक है, गैंग प्लान। ठीक है,
गैंग प्लैंक यानी इन केस ऑफ शॉर्टकट, यानी एक शॉर्टकट इन्होंने दिया कि अगर शॉर्टेज ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो फिर आप रिलीवेंट इंप्लॉय तक कैसे या ऑफिसर तक कैसे इंफॉर्मेशन पास करोगे। तो ये शॉर्टकट दिया गया गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक परमिशन देता है, दैट मीन्स परमिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट पोजिशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। यानी ये बी और ए कोई नहीं, ए जो है किसी को भी एक से अधिक लोगों को स्किप करते हुए उस अथॉरिटी तक या पर्सन तक अपनी बातें कर सकता है, पहुंचा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गैंग प्लान। बात समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये एक पार्टिकुलर या स्पेसिफाइड सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होगा, नॉट इन नॉर्मल या जनरल केस। ठीक है, जैसे आर्मी में होता है, आर्मी में कई बार इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पास करना होता है, तो उसके लिए वे कुछ अलग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अडॉप्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हॉटलाइन मेथड। ठीक है, एक हॉटलाइन मेथड में डायरेक्ट कम्युनिकेशन किए जाते हैं उस व्यक्ति से जिससे आपको इंफॉर्मेशन पास करना है। वहां पर बीच में जितने भी इंप्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, उसको स्किप किया जा सकता है, भले उनका पोस्ट कुछ और हो। जैसे बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, आर्मी या इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, तो वो किसी जिस व्यक्ति को बताना है, जिस ऑफिसर को बताना है, तो वो डायरेक्ट उसे यह बताएगा। अगर वो सिस्टमेटिक वे में ऑपरेट होगा तो ये डिले होगा, टाइम कंज्यूम होगा। हो सकता है अगर बहुत इसेंशियल और सेवियर इंफॉर्मेशन है तो लीक भी हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक गैंग प्लान का ऑप्शन दिया, जो कि एक शॉर्टकट है चेन ऑफ कमांड को, चेन ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक करने का। ठीक है, तो गैंग प्लान में आता है स्केलर चेन में। तो जब भी स्केलर चेन लिखने के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, तो स्केलर चेन के साथ साथ गैंग प्लैंक भी डिस्कस करना होगा। ठीक है, गैंग प्लैंक भी डिस्कस करने होंगे, 2 लाइन में इसको लिखना होगा कि फाइल ऑल्सो परमिट शॉर्टकट इन द चेन विच इज कॉल्ड गैंग प्लैंक विच परमिट एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट पोजिशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। यानी गैंग प्लैंक के थ्रू कोई भी इंप्लॉय अपने लेवल से नीचे या ऊपर, यानी टॉप या बॉटम या लेवल के इंप्लॉय तक कम्युनिकेट कर सकता है। अब ठीक है, बीच में जितने भी इंप्लॉइज या अफसर होंगे उनको स्किप करते हुए। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है? सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सिस्टमेटिक वे में जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल दैट मीन्स जो आपने इंटेंशनली बनाया है कि हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, किसी इंफॉर्मेशन को कैसे पास आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो तरीका बना गया उस तरीके को ही फॉलो करना। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि किसने कौन सा इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, और ये फाइंड आउट होना इजी हो जाता है। लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं होगा, यानी कि वे ऑफ कम्युनिकेशन फिक्स नहीं किए जाएंगे या बनाए नहीं जाएंगे, तो कोई किसी को भी कम्युनिकेट करेगा, क्या किया, क्यों किया, किसके कहने से किया, दैट मीन्स वो पर्सन कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए परमिटेड है या नहीं, ये फाइंड आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑथराइज्ड पर्सन ही कम्युनिकेट करेंगे इन ऑथराइज्ड वे। लेकिन इन इमरजेंसी दे कैन फॉलो गैंग प्लान, बट स्ट्रिक्टली से दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो गैंग स्कॉलर चेन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना इजी होता है, लेकिन जो इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, दैट मीन्स डिले टू पास कम्युनिकेशन, तो इसका भी कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ता है। डिले होने से डिसीजन मेकिंग रिड्यूस हो जाता है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका दिया है इन्होंने गैंग प्लान के तौर पर। ठीक है, एनी क्वेरीज? कुछ क्वेरीज होगा आप पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
तो यहाँ ऑर्डर, ORDER का सेंस ऑर्डर नहीं, जो ऑर्डर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है दैट मीन्स गिविंग ऑर्डर, ये अरेंजमेंट से रिलेटेड होता है। अरेंजमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स मैन एंड मटेरियल एट देयर अप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मेनी थिंग्स के रिक्वायरमेंट होता है काम करते हुए। वर्कर को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वर्कर्स की भी जरूरत पड़ती है, टूल्स की भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जिसके हेल्प से वो काम को पूरा करता है। तो इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि एक मैनेजर का काम यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क हो रहे हैं उससे रिलेटेड मैन एंड मटेरियल का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ठीक है, जिससे whenever they require they can reach that place and utilize that things or person। जैसे कोई पर्सन काम करता है तो उसका एक प्रॉपर प्लेस होगा कि इस पर्सन को का वर्क प्लेस ये है। इन केस ऑफ लीजर ऑफ टाइम वो कहाँ प्रेजेंट होगा, उसका एक सिटिंग प्लेस होना चाहिए। जैसे टीचिंग नॉन टीचिंग स्कूल में होते हैं, उनका सिटिंग प्लेस कहाँ होता है। क्लासेस में है तो किस टाइम पर कौन से क्लास में होंगे, ये अरेंजमेंट रजिस्टर के थ्रू देखा जाता है। उसी तरह से कंपनी में वर्कर का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिस जगह पर वो काम करता है। जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें होती है वो प्रॉपर प्लेस पर रखा होता है जिससे वो आसानी से हैंड रीच यानी हाथ के पहुंच से वो आसानी से ले सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो पता चला जो भी रिक्वायरमेंट है काम करने के समय, जो चीजों की जरूरत पड़ती है, जो थिंग्स या मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, फाइंड आउट करने में टाइम लग जाएगा कि वो कहाँ रखा है। क्योंकि उसका कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है तो वो सर्च करेगा कि ये चीज कहाँ मिलेगा। दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे आप देखते हो अपने घरों में कि कई चीजें मिसप्लेस होता है या कोई रखने का प्रॉपर जगह नहीं। जैसे की, बाइक का की हो गया, घर के लॉक का की हो गया, तो उसका एक प्रॉपर जगह होता है। तो जब वो रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पर जाता है, फाइंड आउट करके अपना काम करता है। अगर उसका एक प्रॉपर प्लेस ना हो तो ढूंढना पड़ता है कि वो है कहाँ पर, कई लोगों से पूछना पड़ता है, फिर एक एक ही काम के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, जिससे वेस्टेज ऑफ टाइम होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, किसी एम्प्लॉय से काम है, वो पर्सन कहाँ मिलेगा आपको नहीं पता, यानी उसका कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो आप हर जगह ढूंढोगे क्योंकि उससे कुछ आपको पूछना है या कोई चीजें लेनी है या देनी है। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि लेस वेस्टेज ऑफ टाइम या रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है तो आप उन सब चीजों का व्यवस्थित यानी अरेंज्ड वे में उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। आप देखते होंगे कई जगहों पर जैसे मेडिकल हॉल वाले सभी दवा को का एक प्रॉपर प्लेस बना कर रखता है। ठीक है, और उसका एक मार्किंग देता है, रैक नंबर या अल्फाबेटिकली रैक बनाता है जिससे किस कौन सा मेडिसिन कहाँ पर मिलेगा वो तुरंत इमीडिएट वहां पहुंच करके फाइंड आउट कर लेता है। अगर उस तरह का अरेंजमेंट वो नहीं करेगा तो मेडिसिन ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर उतना डिले वेट नहीं करेगा, ऑब्वियसली बिजनेस का लॉस है, कस्टमर का लॉस है। ये सभी बातें एक बिजनेस में भी फॉलो होता है। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर दिया, दैट मीन्स orderly arrangement of man and material that is a fixed place for everything and everyone in the organization। मैन एंड मटेरियल का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए जिससे वो वहां पर प्रेजेंट हो, अरेंज मटेरियल भी अरेंज वे में हो। File insists that there must be fixed place to keep every material and things used in the organization and fixed place or seat or cabin for every employees of the organization so that no time and energy is wasted in search of any material or any person। ठीक है, इसे वर्किंग क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में चलता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होते। ठीक है, दे आर एबल टू कॉन्टेक्ट अ राइट पर्सन एट राइट टाइम। अगर इफ रिक्वायर्ड, अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है पूछने का तो वो आसानी से वहां टच कर सकता है। तो ये आपका 10th प्रिंसिपल मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से स्टार्ट करेंगे।